नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रिवेन्यू रिकॉर्ड्स और रिवेन्यूज अथॉरिटीज के बारे में। जी हां, आज हम बात करेंगे आपके म्यूटेशन, दाखिल खारिज या जिसे आप जमाबंदी कहते हैं, इसके अलावा जो तहसीलदार, कमिश्नर या रिवेन्यू बोर्ड होता है उनके बारे में कि क्या इनको किसी को मालिक घोषित करने का अधिकार है, या फिर एक व्यक्ति अगर रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में अपना नाम लेकर बैठा है तो क्या उससे वो संपत्ति का मालिक हो जाएगा, और अगर वो मालिक नहीं होता तो फिर रिवेन्यू रिकॉर्ड किस काम आते हैं, कोर्ट में आप किस तरीके से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि रिवेन्यू रिकॉर्ड एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हर व्यक्ति को पता होनी अनिवार्य है, और हर व्यक्ति अपना नाम रिकॉर्ड में चढ़वा भी लेता है और उनको इस बारे में पूरी जानकारी होती भी नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए कि रिवेन्यूज अथॉरिटीज या एक नॉर्मल सिविल कोर्ट, ये दोनों में फर्क होता क्या है। देखिए, जो आपके क्षेत्र में या आपके जिले के अंदर एक रिवेन्यूज बोर्ड होता है, जिसके अंदर आपके कमिश्नर साहब आते हैं, या जो तहसीलदार होते हैं वो भी रिवेन्यूज ऑफिसर ही माने जाते हैं। अब जब कभी भी आपने सुना होगा कि आपका मैटर रिवेन्यू कोर्ट में पड़ा है, तो ध्यान दीजिएगा, रिवेन्यू कोर्ट, जो रिवेन्यूज ऑफिसर्स होते हैं, वो केवल रिवेन्यूज एंट्रीज को लेकर ही डील कर सकते हैं कि किनका नाम रिवेन्यू रिकॉर्ड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और अगर रिवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर एक ऐसा पॉइंट यहां पर सामने आ जाता है जिस पर मालिकाना हक को लेकर क्वेश्चन उठने लगते हैं, तो ये रिवेन्यूज अथॉरिटीज आपके उस विवाद को सिविल कोर्ट में भेज देती है कि आप पहले सिविल कोर्ट जाएं, वहां से पता लगाकर आए कि मालिक कौन है, और जो मालिक वहां पर घोषित हो जाएगा हम उसका नाम इन रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में चढ़वा देंगे। वहीं दूसरी ओर बात आती है कोर्ट के ऊपर, सिविल कोर्ट के ऊपर। सिविल कोर्ट यानी कि सिविल न्यायालय आपके जिला न्यायालय का एक पार्ट होता है, जहां पर आपके जो सिविल जज होते हैं वो उसको प्रिसाइड यानी कि उसको हेड रखते हैं। यहां पर आपका कोई भी जमीनी विवाद, चाहे मालिकाना हक को लेकर हो, राइट को लेकर हो, टाइटल डिक्लेरेशन को लेकर हो, वो सभी पावर यहां पर सिविल कोर्ट को दी गई है यहां पर डील करने की। बेसिकली दोस्तों, अगर आप टाइटल डिक्लेयर कराते हैं तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 34 या सीपीसी के प्रावधान वहां पर लागू हो रहे हैं, जबकि अगर आप रिवेन्यू कोर्ट में जा रहे हैं, रिवेन्यू अथॉरिटीज के वहां पर जा रहे हैं, तो जो आपके राज्य के रिवेन्यू लॉज होते हैं उनके तहत उनका निपटारा किया जाता है। तो यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि सिविल कोर्ट एक अलग कानून के तहत जुरिस्डिक्शन देखता है और रिवेन्यू अथॉरिटीज रिवेन्यू लॉ को प्रैक्टिस कर रही है। अब कई बार ऐसा विवाद सामने आता है जहां पर इन रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में जमाबंदी, दाखिल खारिज, इनके भीतर किसी एक सदस्य का नाम नहीं चढ़ाया जाता, या फिर किसी एक सदस्य का नाम गलत चढ़ जाता है। वहां पर उसका हक तो है पर गलत चढ़ गया है। अब ऐसा मैटर अगर आप रिवेन्यू कोर्ट में लेकर जाएंगे कि देखो मेरा भी हक बनता था, इन लोगों ने मेरा नाम छिपा लिया, मेरे नाम नहीं चढ़ाया, तो वहां पर रिवेन्यू कोर्ट ऐसा मैटर डील कर लेगा। ये देखेगा कि देखो किसकी जमीन पहले थी, उसका देहांत होने के बाद किसका हक आया, और रिवेन्यू कोर्ट उस आधार पर यह डिसाइड कर लेगा कि क्या आपका हक बनता है या नहीं बनता। पर अगर उसी बीच कोई टाइटल डॉक्यूमेंट बीच में आ गया, कोई ऐसा दस्तावेज आ गया जिसकी लीगैलिटी को देखने के लिए, ओरिजिनलिटी को देखने के लिए यहां पर क्वेश्चन आ रहे हैं, एक व्यक्ति बोल रहा है कि मैं इसका ओनर हूं, मेरे पास ये डीड है, मेरे पास टाइटल डीड है, सेल डीड है, गिफ्ट डीड है, जबकि दूसरा व्यक्ति बोल रहा है नहीं, ये तो दस्तावेज झूठा है। तो ऐसे केस में अब ओनरशिप को लेकर डिस्प्यूट आ गया, सिर्फ नाम चढ़ने को लेकर नहीं रहा, ये अब मालिकाना हक का डिस्ट्रीब्यूट बन गया ये। तो उस कंडीशन में ये मैटर फिर सिविल कोर्ट देखता है। इस तरीके से डिसाइड होता है कि आपका मैटर रिवेन्यू कोर्ट जाएगा या सिविल कोर्ट जाएगा। अब कई बार मुझे देखने को मिलता है कि बहुत लोग इतनी बड़ी गलती करते हैं कि 10 साल, 7 साल, 15 साल रिवेन्यू कोर्ट में बैठे रहते हैं, जबकि उनका विवाद इस तरीके का होता है कि उनका मैटर तो सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा। बाद में जब कई साल बीत जाने के बाद रिवेन्यू कोर्ट उनको यह बोलता है कि आपका मैटर सिविल कोर्ट जाएगा, तब उनको यह चीज समझ में आती है कि हमने तो पैसा और समय दोनों ही खराब कर दिए हैं।
तो इसीलिए शुरू में ही आपको पता होना चाहिए कि आपका मैटर रिवेन्यू कोर्ट डील करेगा या सिविल कोर्ट डील करेगा। अब ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मुझे लगी कि आज की वीडियो में आपको देनी अनिवार्य है। नौ, कई बार देखने को मिलता है, ध्यान से समझिएगा, कि रिवेन्यूज अथॉरिटी, तहसीलदार, कमिश्नर, रिवेन्यू बोर्ड, उनको लेकर यहां पर एक क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या क्या वो मालिकाना डिसाइड कर सकते हैं या नहीं? केवल रिवेन्यूज एंट्री तक उनकी पावर होती है। अब इससे रिलेटेड कुछ बड़ी जजमेंट मैं डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर दूं ताकि आपको पता लग जाए कि मैं हमेशा रेलिवेंट डॉक्यूमेंट के आधार पर ही आपको गाइड करता हूं, बेवजह आकर सलाह देना मेरा काम नहीं है। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं केस टाइटल आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर दूं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, इसका केस टाइटल था श्रीमती जयम्मा, जो प्रेजेंट केस में पिटिशनर है, वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर, जो प्रेजेंट केस में हमारे रिस्पोंडेंट है। ध्यान दीजिएगा, इसका रिट पिटिशन नंबर है 6872 ऑफ 2013 और 24 जनवरी 2020 की जजमेंट है। अब काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, यहां पर यही डिसाइड किया गया क्या रिवेन्यूज को टाइटल डिक्लेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर रिवेन्यूज अथॉरिटी जैसे कि तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, जिनको आप डीसी भी बोलते हैं, साफ बोला कर्नाटका हाई कोर्ट ने कि देखो भाई, उनके पास ये पावर ही नहीं है, उनके पास ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि वो टाइटल डिस्प्यूट अगर है, मालिकाना हक को लेकर अगर विवाद है किसी अचल संपत्ति पर, तो उसका मालिकाना हक डिसाइड कर सके। यहां पर कर्नाटका हाईकोर्ट ने साफ बोला कि ये एक्सक्लूसिव डोमेन, यानी कि ये पूरी तरीके से जो पावर है केवल और केवल सिविल कोर्ट के पास है डिसाइड करने की। सिविल कोर्ट डिसाइड करता है और उसके बाद अपनी डिग्री पास करता है, अपना आदेश पास करता है, तो दोनों पार्टियों को मानना पड़ता है, साथ ही साथ रिवेन्यू कोर्ट को भी मानना पड़ता है। मतलब कि अगर मालिकाना हक का विवाद आया तो आप अगर रिवेन्यू कोर्ट गए तो सिर्फ समय पैसा खराब है, वहां पर कंपिटेंट सिविल कोर्ट ही तय करेगी कि किसको मालिक होना चाहिए और किसको मालिक नहीं होना चाहिए। यह चीज मैंने रेलिवेंट जजमेंट के साथ डिसाइड कर। अब कई बार देखने को मिलता है, ध्यान से सुनिएगा, कि विवाद तो रिवेन्यूज एंट्रीज को लेकर ही, मतलब यही विवाद है कि मेरा नाम दाखिल खारिज में नहीं चढ़ा, सामने वाले का चढ़ा दिया, उसका अकेले का चढ़ा दिया, फिर बाद में एक व्यक्ति कोई डॉक्यूमेंट लेकर आ गया, कोई सेल डीड लेकर आ गया कि देखो मेरा अकेले का इसलिए चढ़ा है क्योंकि मेरे नाम सेल डीड है। कई लोग विल लेकर आ जाते हैं कि मेरा अकेले का इसलिए चढ़ा है क्योंकि मेरे नाम पर वसीयत है। अब यहां पर अगर कोई भी टाइटल डॉक्यूमेंट कोई लेकर आ गया तो क्या जिस कोर्ट में पहले केस चल रहा है यानी कि रिवेन्यू कोर्ट में, वही उसको डिसाइड करेगा या उस दरमियान भी सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा? यह चीज भी मैं आपको रेलिवेंट जजमेंट के साथ क्लियर कर दूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिएगा केस टाइटल है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेटेड इंडिया लिमिटेड वर्सेस एसपी वेलायुथम 2022 8 SCC 210, इसका साइटेशन नंबर है। यहां पर यही बोला गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि देखो, जो हमारा सिविल कोर्ट है केवल उसी के पास ही ये जुरिस्डिक्शन यानी कि पावर है कि वो किसी रजिस्टर्ड डीड की वैलिडिटी घोषित कर सके। मतलब वही केवल ये बात बता सकता है कि क्या ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, ये रजिस्टर्ड सेल डीड है, वैलिड है या नहीं है। और ऐसे केस में क्या वो डॉक्यूमेंट सही तरीके से तैयार किया गया था, किसका राइट है, किस इंसान को हक मिलना चाहिए, क्या उसको प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड कराया नहीं कराया, ये केवल सिविल कोर्ट तय करता है अगर कोई ऐसा विवाद हो जाए। तो मतलब कि अगर ऐसा कोई रिवेन्यू का डिस्प्यूट चल रहा है और बीच में कोई डॉक्यूमेंट भी आ गया कि ये वैलिड है या नहीं है, तो वो सिविल कोर्ट ही तय करेगा। आप वहां पर ऐसा नहीं कि रिवेन्यू कोर्ट का आदेश लेकर ये समझे कि भाई रिवेन्यू कोर्ट ने बोला है तो मालिक है, कमिश्नर ने बोला है तो मालिक है, तहसीलदार ने कहा है तो मालिक है। जी नहीं, सिविल कोर्ट की डिग्री लेनी अनिवार्य है, तभी आपको उस डॉक्यूमेंट के आधार पर वैलिड ओनर माना जाएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण जजमेंट है ये वाली, डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, जमीला बेगम वर्सेस शमी मोहम्मद 2019 2 SCC 727। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, जो हमारे रिवेन्यू कोर्ट होते हैं वो भी बाउंड है कि अगर एक डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड है जैसे कि सेल डीड, तो उसको उन्हें वैलिड मानना ही पड़ेगा जब तक यहां पर सामने वाली पार्टी सिविल कोर्ट में जाकर उसको गलत साबित ना कर दे। मतलब कि कितना इंपॉर्टेंट है, रिवेन्यू कोर्ट अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर रजिस्टर्ड है तो उसको रजिस्टर्ड मानना, वो अपना ये नहीं कह सकता कि मुझे तो ये गलत लग रहा है। अगर सामने वाली पार्टी सिविल कोर्ट जाएगी, वहां जाकर साबित करेगी कि ये तो दस्तावेज गलत था, तभी रिवेन्यू कोर्ट इस बात पर जोर दे सकता है कि गलत है। पर अगर एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिवेन्यू कोर्ट के सामने तहसीलदार, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर के सामने पेश करा गया है, तो उसको मानना पड़ेगा कि ये रजिस्टर्ड है तो वैलिड ही है, जब तक पार्टी सिविल कोर्ट जाकर उस दस्तावेज को झूठा साबित नहीं करवा देती। तो अब यहां से आपको पता लग ही गया कि कोई भी डॉक्यूमेंट का विवाद है, मालिकाना हक को लेकर डिस्प्यूट है, तो सिविल कोर्ट ही जाकर आपको अपना दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। पर अगर केवल एंट्रीज को लेकर विवाद है कि मेरे बाकी भाइयों का नाम चढ़ गया, मेरा नहीं चढ़ा, वसीयत के आधार पर मेरा नाम नहीं चढ़ा, तो वो आप रिवेन्यू कोर्ट जाकर भी निपटा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। अब दूसरी चीज ये पूछेगा अपने वकील साहब से कि जो राहत आप मांगना चाहते हैं,
क्या वो रिवेन्यू लॉज हमें देंगे या सीपीसी या किसी दूसरे रिलीफ एक्ट वगैरह में दी गई है। तो उस आधार से भी आप पता लगा सकते हैं कि आपका विवाद जो है सिविल कोर्ट में जाएगा या रिवेन्यू कोर्ट में जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं रिवेन्यूज एंट्रीज के बारे में। रिवेन्यू एंट्रीज मतलब किसी का नाम म्यूटेशन में आ गया, किसी का नाम दाखिल खारिज में आ गया, किसी के नाम जमाबंदी में आ गया, क्या वो उसका मालिक हो जाएगा या उस व्यक्ति को अगर कोर्ट में जाकर केस हुआ तो साबित करना पड़ेगा कि मेरा नाम कैसे आया, किस डॉक्यूमेंट के आधार पर आया, या सिर्फ रिवेन्यू रिकॉर्ड में नाम चढ़ाने से वो मालिक बन जाएगा। अब इस चीज से संबंधित एक रेलिवेंट जजमेंट में डिस्प्ले पर दिखाऊं ताकि आपको पता लग जाए कि जजमेंट में ये क्लैरिफिकेशन दी गई। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, केस टाइटल है हमारा स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में अपीलिएंट है वर्सेस भगवंत पाल सिंह एलियस भगवंत पाल सिंह दिकीज थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसकी डायरी नंबर था 17885 ऑफ 2020 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 10 जुलाई साल 2024। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर लेटेस्ट जजमेंट आपको द लीगल चैंबर में डिटेल्ड और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन के साथ दी जाती है। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें कि आखिरकार इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेयरली बिकॉज, क्योंकि सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि प्लेंटिफ का नाम रिवेन्यू रिकॉर्ड यानी कि जमाबंदी में आ रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उससे उसको संपत्ति का मालिकाना यानी कि टाइटल मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिवेन्यू रिकॉर्ड है जैसे कि जमाबंदी, वो केवल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या लैंड रिवेन्यू जो कलेक्ट करते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। यहां पर आपको समझ में आ गया कि रिवेन्यू रिकॉर्ड्स में नाम आ जाने से कोई भी मालिक नहीं घोषित होगा। यह चीज मैंने रेलिवेंट जजमेंट के साथ क्लियर करी और रिवेन्यूज अथॉरिटीज को कितनी पावर दी गई है वो भी आपको पता लग गया। तो अब उम्मीद करूंगा वीडियो में मिली रेलिवेंट जजमेंट आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित हो। अगर वीडियो में मिली इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।